Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 11 geography. The book name is Fundamental of Physical Geography. It is chapter 7 and the name of the chapter is Landform and their Evolution. So let's proceed with this chapter. तो इस चैप्टर में बेसिकली आप देखने वाले हैं कि ये जो वेरियस इरोशनल एजेंट होते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट होते हैं, वो इरोशन करके क्या क्या लैंड फॉर्म बनाते हैं और डिपोजिशन करके क्या क्या लैंड फॉर्म बनाते हैं। तो जैसे ही ये जियोमॉर्फिक एजेंट या इरोशनल एजेंट इरोशन करते हैं, उसके बाद जो उनका नेक्स्ट काम होता है वो है डिपोजिशन करना, यानी वो इरोशनल मटेरियल को वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करते हैं और उससे वेरियस साइजेस के लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। एक बड़े से प्लेस का जो रिलेटेड लैंड फॉर्म मिल करके उस जगह का लैंडस्केप का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट, इरोशनल एजेंट, ये जो बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म, इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है और इसको फॉर्मेशन में काफ़ी समय लगता है। ये बहुत ही स्लोली होता है और जो भी लैंड फॉर्म आज प्रेजेंट है वो कोई परमानेंट लैंड फॉर्म नहीं है, वो फ्यूचर में कभी भी चेंज हो सकते हैं। जो ये वेरियस टाइप ऑफ लैंड फॉर्म होते हैं वो आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से, जिसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि किस तरह से लावा ऊपर आता है तो वर्टिकल मूवमेंट होता है, प्लेट स्लाइड करते हैं तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होता है। तो इस तरह से क्लाइमेटिक एजेंट, वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इस तरह के कई मूवमेंट्स की वजह से लैंड का फॉर्मेशन होता है और हर लैंड का फॉर्मेशन कई स्टेजेस से गुजरता है, अपने यूथ स्टेज से, अपने मैच्योर स्टेज से और अपने ओल्ड स्टेज से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट इरोशनल एजेंट्स को एनालाइज करना और उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रनिंग वाटर का। तो आपको पता है कि रनिंग वाटर यानी कि आपकी चलती हुई पानी, स्पेशली ये स्ट्रीम या रिवर होता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है ओवरलैंड फ्लो और एक होता है लीनियर फ्लो। ओवरलैंड फ्लो क्या होता है? जब आपके लैंड पे पानी गिरता है बारिश की वजह से या किसी भी वजह से, तो क्या होता है, मिट्टी पहले उसको ऑब्जर्व करती है, पर एक समय के बाद उसका सैचुरेशन लेवल आ जाता है और मिट्टी उसको और ऑब्जर्व नहीं कर पाती, तब वो पानी आपके लैंड के ऊपर ओवरफ्लो होने लगता है और इसी को कहा जाता है ओवरलैंड फ्लो। वेयर एज लीनियर फ्लो क्या होता है? लीनियर फ्लो वो होता है जब ऊपर से पानी नीचे की तरफ उतरती है और स्ट्रेट लीनियर पैटर्न में उतरती है, जैसे कि पहाड़ों से ज़मीन की तरफ उतरना। तो ये जो फ्लोस होते हैं, जब ऊपर से नीचे की तरफ उतरता है तो वो बहुत ही फास्ट से उतरती है और बहुत ज़्यादा इरोशन करते हुए आती है। और जब इरोशनल मटेरियल बहुत ज़्यादा उसके पास हो जाता है, इरोशन क्या होता है, बहुत उसके टुकड़े तोड़ना, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स निकालना, तो वो जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारे पत्थर, बहुत सारे मिट्टी उसके पास हो जाते हैं, तो फिर उसको वो डिपॉजिट करती है अपनी बहती हुई नदी, और जहाँ पे वो डिपॉजिट करती है वो लैंड थोड़ा उठ जाता है और जिसके कारण, उठने के कारण, उस आगे की जगह का डिपोजिशनल मटेरियल से लैंड उठने के कारण उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर वो लैटरल पैटर्न को फॉलो करते हुए डिप्रेशन एरिया को खोजती है। तो कोई भी नदी जब बहती है ना, तो वो आपका डिप्रेशन एरिया खोजती है, कोई गड्ढा खोजती है जिसमें वो अपने पानी को डाल सके, क्योंकि आपके घर पे भी जब पानी गिरता है आप देखते हो कि वो ऊपर की तरफ नहीं जाता, वो उस साइड जाता है जहाँ ढलान हो, है ना। तो आपकी नदी भी ढलान की तरफ बहती है और तब तक बहती है जब तक वो किसी न किसी समुद्र से मिल ना जाए, किसी न किसी डिप्रेशन एरिया से मिल ना जाए। और समुद्र से बड़ा डिप्रेशन एरिया, गड्ढा तो कोई धरती पे है ही नहीं, तो वो एट द एंड अल्टीमेटली चाहे जहाँ से भी बहे, अपना रास्ता वो समुद्र तक निकालती है और समुद्र में अपना पानी डाल देती है। तो ये जो फ्लो है ना, इसके कारण इतना ज़्यादा इरोशन होता है कि उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो हिल को भी प्लेन में कन्वर्ट कर सके। ये जो ओवरलैंड फ्लो होता है, जो सरफेस के ऊपर फ्लो होता है, वो आपका, जब आपका सैचुरेशन लेवल सॉइल का ख़त्म हो जाता है और आपके लैंड के ऊपर पानी जमा हो जाता है, तो उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो पूरा लेयर, एक ऊपर का पूरी परत सॉइल का अपने साथ बहा करके ले जाती है। जो ये रनिंग वाटर होते हैं दूसरी तरफ, वो आपका क्या करता है, पहले वो आपका जब ऊपर से नीचे बहता है तो वो रेलीज बनाता है, आपकी निशानियां बनाता है, छोटा सा डीप मार्क बनाने लगता है आपके हिल या माउंटेन्स के ऊपर। और वो रेली जब और बढ़ जाती है तो वो गुलिस कहलाती है, और गुलिस और बढ़ जाती है तो वो वैली में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि आपका ये जो नदी बहता है तो उसके जो बनाए हुए निशान होते हैं वो समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं और गहरे होते जाते हैं। तो जब
स्टार्टिंग में जो वो निशान बनते हैं उसको रेलीज और उसके बाद वाले को गुलीस, और गुलीस फिर आपका अल्टीमेटली वैली में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो रनिंग वाटर है ना, जो आपकी पानी बहते हुए जाती है, उसके कई फेसेस होते हैं। वो अपने यूज स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज से गुजरती है। इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि उसका यूथ और मैच्योर और ओल्ड स्टेज क्या है। पहले आपको मैं दिखा देती हूँ कि रैलीज एंड गुलीस क्या है। तो देख सकते हो आप इस फिगर में, स्टार्टिंग में आपकी रैलीज बनी है, उतने गहरे गड्ढे नहीं है, पर उसके बाद वो जो आपका निशान है, जो बहती हुई नदी बना रही है, वो गहरे होते जाते हैं और वो गुलीस में कन्वर्ट हो जाता है, और बाद में वो गुलीस आपका वैली का रूप ले लेता है, और ये है आपका वैली। ठीक है, तो जो बहती हुई नदी है या कोई भी धारा है, वो पहले रैलीज बनाएगी, फिर गुलीस बनाएगी, फिर आपके वैली बनाएगी। यानी जैसे जैसे उसके किए हुए मार्ग लंबे और गहरे होते जाएंगे, बड़े और गहरे होते जाएंगे, वैसे वैसे वो रेलीज से गुलीस और गुलीस से हिल में कन्वर्ट होते जाएगी। अब हम उसका, आपकी जो बहती हुई नदी है, उसका यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज के बारे में सुनेंगे। तो यंग स्टेज में क्या होता है, वो लीनियर पाथ होता है, बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ उतरती है और बहुत तेजी से उतरती है ऊपर से नीचे की तरफ। फिर मैच्योर स्टेज में आते आते वो जो ऊपर से उतरी है, बहुत सारा इरोशनल मटेरियल लाई है, उसको डिपॉजिट करती है। डिपॉजिट करने की वजह से क्या होता है, लैंड थोड़ा सा उठ जाता है नीचे का, और उसका जो रिवर का जो स्पीड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और फिर वो मियांडरिंग करने लगती है। मियांडरिंग क्या होता है, जब जिगजैग रिवर आपकी बहती है, उसको कहा जाता है मियांडरिंग। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसका आता है ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज में वैली इतनी ज़्यादा इरोड करने हो जाती है, उन रिवर्स इतनी ज़्यादा उसको इरोड कर देती है कि वो वैली आपका पेडी प्लेन्स में, एक तरह के प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी प्लेन में कभी कभी क्या होता है, एक एक रॉक, आइसोलेटेड रॉक्स, मतलब बिल्कुल अलग थलग एक रॉक का टुकड़ा बच जाता है। मान लो कि सबका इरोशन हुआ, कभी कभी क्या होता है बीच में एक रॉक का इरोशन नहीं हो पाता, वो बच जाता है। ऐसे रॉक को कहा जाता है मोनैड रॉक। तो ये जो इंटायर साइकिल है, यूथ से आपका मैच्योर एज, मैच्योर से ओल्ड स्टेज, ये चलता रहता है। मान लो यहाँ ओल्ड स्टेज में आते आते अगर रिवर को अपना फाइनल डिप्रेशन एरिया मिल गया तब तो ठीक है, पर अगर उसको और ज़्यादा ट्रैवल करना है, और ज़्यादा लो लैंड और डिप्रेशन एरिया में जाना है, तो फिर से ये साइकिल शुरू हो जाता है, यूथ स्टेज, मैच्योर एज स्टेज और ओल्ड स्टेज का। अब हम देखेंगे कि ये जो रनिंग वाटर है, ये रिवर आपकी क्या क्या इरोशनल लैंडफॉर्म बनाती है, यानी कि इरोशन करती है ना, जब वो अपने पार्टिकल्स को हटाती है माउंटेन्स के, तो वो किस किस तरह के लैंडफॉर्म को बनाती है। तो सबसे पहले बनाती है वो वैली। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, वैलीज क्या होती है, जब रिवर बहती है तो वो निशानी बनाती है, उसको रैली कहते हैं। फिर वो जो रैली है वो वाइडर और डीपर हो जाता है, तो वो गुलीस बन जाता है, और गुलीस आपका वैली बन जाता है। तो वैली आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है वी शेप वैली, जिसमें माउंटेन आपका वी शेप में दिखता है। दूसरा होता है जॉर्ज, ये भी एक तरह का वैली है, इसके साइड बहुत ही स्टीप होते हैं। और एक होता है कैनियन, कैनियन भी वैली, इसके भी साइड स्टीप होते हैं। तो जॉर्ज और कैनियन में क्या अंतर है, जॉर्ज में ना आपकी जो दो माउंटेन्स है, वैली हमेशा दो माउंटेन्स के बीच से निकलती है, तो जॉर्ज में जो दो माउंटेन्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस में एक दूसरे से होते हैं, वेयर एज कैनियन में वो इक्वल डिस्टेंस में नहीं होते। नीचे आपके उनके बीच में जो नीचे का डिस्टेंस होता है वो कम होता है, और ऊपर का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। आई विल शो यू इन द फिगर। तो ये देख सकते हो आप, रैली से बन गया गुलीस, पहले रैलीस बनता है, फिर गुलीस बनता है, और फिर फाइनली आपका वैली बन जाता है। ये वी शेप वैली का एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हो इसमें माउंटेन क्या है, बिल्कुल वी शेप जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इस तरह से माउंटेन आपका रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक वी शेप जैसा बना देगा आपको। ठीक है, तो ये आपका वी शेप माउंटेन कहलाता है। अब जॉर्ज एंड कैनियन, देखो ये आपका कैनियन है। कैनियन में क्या है, देखो नीचे जो डिस्टेंस है माउंटेन्स के बीच में ये कम है, और जो ऊपर का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो ये आपका हो जाता है कैनियन। वेयर एज जब आपका जॉर्ज आता है ना, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ऊपर और नीचे इक्वल होता है, दो पहाड़ों के बीच में। आप देख सकते हो यहाँ और यहाँ ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस है, तो इसीलिए ये कैनियन है। ठीक है, तो जॉर्ज और कैनियन में यही अंतर है कि आपका जॉर्ज में इक्वल डिस्टेंस और कैनियन में अनइक्वल डिस्टेंस माउंटेन्स में होता है। अब हम देखते हैं दूसरा लैंडफॉर्म जो इरोशन करके रिवर बनाती है। एक होता है आपका पॉट होल्स। पॉट होल्स क्या होता है, पॉट होल्स में आपका जो, जैसे कि आप रोड में देखते हो एक होल बना हुआ है, गड्ढा देखते हो आप रोड में, वैसा ही एक गड्ढा आपको रिवर्स के बीचों बीच दिखता है। ये क्यों होता है, जैसे कि कुछ सेडिमेंट्स होते हैं, वो आपकी रिवर्स हर जगह डिपॉजिट करती है, मगर कभी कभी रिवर्स के बीचों बीच डिपॉजिट कर देती है।
तो एक डिप्रेशन एरिया बीचों बीच खड़ा हो जाता है और आपकी जो करंट्स हैं, जो एडी करंट्स होती हैं, वो उसको टर्न करते हुए, राउंड टर्न होते हुए वहाँ से निकल जाती हैं। तो वहाँ बीच में एक डिप्रेशन एरिया रिवर के बीचों बीच बन जाता है, उसमें बाद में पत्थर वत्थर भर दिया जाता है और वो आपका पॉट होल्स कहलाता है। दूसरा होता है प्लंज पूल। प्लंज पूल क्या होता है? प्लंज पूल में जब ऊपर से, जैसे सपोज पहाड़ से नीचे की तरफ उतर रही है, हिल से नीचे की तरफ उतरती है रिवर, तो जिस नीचे के एरिया में जो फोर्स डलता है, जो बेस पे जो फोर्स डलता है ना, उससे वहाँ पे डिप्रेशन बन जाता है, उसी एरिया को कहा जाता है प्लंज पूल। तो आपको फिगर में दिखा देती हूँ, ये देखो, ये आपका है पॉट होल्स। पॉट होल्स में क्या है, जब भी आप किसी भी लैंडफॉर्म को डिफाइन करें तो छोटा सा हल्का सा रफ डायग्राम जरूर बना देना, ठीक है। तो ये जो पॉट होल्स है, पॉट होल्स में क्या हो रहा है, बीच में देखो ये आपका होल बन गया और ये जो आपकी एडी करंट्स है उसको इस तरह से राउंड करते हुए निकल जाती है और फिर यहाँ पे एक डिप्रेशन एरिया क्रिएट हो जाता है और वो आपका पत्थर वत्थर से भर जाता है, इसी को कहा जाता है पॉट होल्स। वेयर एज आप देख सकते हो प्लंज पूल क्या है, आपका हिल से अगर छोटे से ऊपर से नीचे की तरफ उतरती है तो यहाँ एक डिप्रेशन एरिया क्रिएट हो जाता है, एक गड्ढा सा क्रिएट हो जाता है, इसी को कहा जाता है प्लंज पूल। अब हम देखेंगे इरोशन करके रिवर और क्या बनाती है, वो बनाती है इंसाइज्ड या इंट्रेंच्ड मियांडर। तो इंसाइज्ड और इंट्रेंच्ड मियांडर क्या होता है? इंसाइज्ड आपने सुना होगा इंसीजर टीथ, बहुत ज़्यादा कट करने वाला टीथ को इंसीजर टीथ बोलते हैं। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मियांडरिंग करते हुए, कटिंग करते हुए जब रिवर आती है ना, तो उसको कहा जाता है इंसाइज्ड मियांडर, ठीक है। ये आपका वर्टिकल इरोशन की वजह से होता है, आप रिवर जो बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है, और इससे वो कुछ लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन भी करती है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ग्रेडियंट की वजह से होता है। ग्रेडियंट यानी कि क्या होता है, स्लोप। इस तरह का जो स्लोप होता है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये ग्रेडियंट की वजह से रिवर आपका मियांडरिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा इरोशन कर पाती है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे आपका इंसिजर मियांडर का एग्जाम्पल है, इंसाइज मियांडर, इंट्रेंच मियांडर का, जिसमें बहुत ज़्यादा कटिंग करते हुए, मियांडरिंग करते हुए, देखो मियांडरिंग क्या होती है, इस तरह से जिगजैग जब रिवर चलती है उसको बोला जाता है मियांडरिंग, ठीक है। तो ये करते हुए देखो कितना ज़्यादा कटिंग करते हुए रिवर आगे बढ़ रही है। अब हम देखेंगे इरोशनल लैंडफॉर्म, एक जो इसको कहा जाता है रिवर टेरेस, जो आपको रनिंग वाटर बनाती है। वो क्या होता है, टेरेस का मतलब होता है स्टेप, यानी कि सीढ़ियाँ। तो अपने लैंडस्केप में जब सीढ़ियाँ बनाती है ना, तो उसको कहा जाता है रिवर टेरेस। तो ये आपकी कहाँ पे बनाती है, या तो ओल्ड वैली जो बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई वैली थी उस पर बनाती है, या फ्लड प्लेन्स पे बनाती है। फ्लड प्लेन्स क्या होता है, वो प्लेन जो फ्लड के लाए गए मटीरियल से बनता है। तो पहले तो फ्लड प्लेन बनाती है और फिर फ्लड प्लेन में वो टेरेस बनाना शुरू कर देती है। तो ये आपका टेरेस बनता है, जो कि आपका स्ट्रीम यानी कि रिवर इरोशन करके बनाता है। ये टेरेस आपकी दो तरह की होती है, एक होती है पेयर टेरेस और एक होता है अनपेयर टेरेस, ठीक है। तो पेयर टेरेस में क्या होता है, दोनों साइड की सीढ़ियाँ एक जैसी होती है। देखो यहाँ की जैसी सीढ़ियाँ वैसी वहाँ की सीढ़ियाँ, इस साइड की सीढ़ियाँ जैसी है वैसे इस साइड की सीढ़ियाँ। मगर अनपेयर टेरेस में देखो यहाँ की जैसी सीढ़ियाँ होती है ना, वैसे यहाँ की सीढ़ियाँ नहीं होती, वो बिल्कुल पेयर नहीं बनाते हैं। तो देखो इस साइड की सीढ़ियाँ आपकी अलग है और इस साइड की सीढ़ियाँ आपकी अलग है, तो ये आपका बन जाएगा अनपेयर टेरेस, ठीक है। तो ये पेयर टेरेस और अनपेयर टेरेस टाइप का टेरेस वो बनाती है रिवर अपने फ्लड प्लेन में। पहले तो वो खुद ही वैली का फॉर्मेशन करती है, फ्लड प्लेन का फॉर्मेशन करती है रिवर बहते हुए, और बाद में उस फ्लड प्लेन या वैली में, ओल्ड वैली में वो टेरेस का फॉर्मेशन करती है और इसको कहा जाता है रिवर टेरेस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिपोजिशनल मटेरियल के साथ रिवर क्या क्या बनाती है। तो देखो इरोशन करते हुए वो बहुत सारे लैंडफॉर्म बनाती है, पर इरोशन का जो इतना सारा मटेरियल वो लेकर के चलती है, आगे चल के उसको डिपॉजिट करती है कहीं ना कहीं, और वो डिपॉजिट करके भी बहुत तरह तरह के लैंडफॉर्म बनाती है। सबसे पहले एलुवियल फैन देखेंगे। तो एलुवियल फैन क्या होता है, ये आपका जब रिवर ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है ना, स्टेप आपके नीचे फुट हिल पे, तो वहाँ पर ये फॉर्मेशन होता है एलुवियल फैन का। तो इसमें क्या होती है, जब वो गिरती है ना तो एक कोन के शेप में गिरती है, और वो कोन जैसे कि पंखा होता है ना, पुराने समय में जब इलेक्ट्रिकल पंखा नहीं, जो हैंड फैन होते थे, जो हाथ से हवा लगाए जाते थे, वो कोन शेप में हुआ करते थे, तो वो उसका जैसा शेप दिखता है, इसीलिए इसको कोन शेप होने के कारण इसको एलुवियल प्लेन बोलती है, एलुवियल फैन बोलते हैं। तो एलुवियल फैन बोलते हैं क्योंकि ये कोन शेप में होता है और एलुवियल उसमें डिपॉजिट होती है, एलुवियल की डिपॉजिट वो करती है, और ये आपका माउंटेनियस एरिया स्पेशली हिमालय के आसपास देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ ऊपर से रिवर नीचे की तरफ गिर रही है और एक कोन शेप में गिर रही है,
कोन शेप में आगे बढ़ती है और एक कोन शेप में अपना एल्यूवियल डिपॉजिट करते हुए जाती है, और इसी को कहते हैं एल्यूवियल फैन। अब हम देखेंगे डेल्टा, ये भी डिपोजिशन करके रिवर बनाती है। इसमें क्या होता है, जब रिवर आपकी, मैंने कहा था कि अल्टीमेटली रिवर कहाँ जाके पहुँचती है, समुद्र के पास। तो जब वो समुद्र के पास पहुँचती है ना, तो वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है और अपना मुंह बिल्कुल खोल देती है, अपने आप को बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड कर देती है, और एक ट्रायंगुलर शेप में, कोन शेप में एक लैंड फॉर्मेशन करती है सी के पास, और उसी को कहा जाता है आपका डेल्टा। आप देख सकते हो कि ये आपका क्या है, सी है, और यहाँ से आपकी रिवर आ रही है, और आते हुए देखो ये अपने माउथ को खोल देती है, अपना माउथ खोल देती है, और डिफरेंट चैनल्स में, डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, और इसी जगह पे वो अपना एल्यूवियल डिपॉजिट करती है, जिससे एक ट्रायंगुलर लैंड फॉर्म होता है, और इसी लैंड फॉर्म को आप कहते हो डेल्टा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिपोजिशनल करके रिवर फ्लड प्लेन, नेचुरल लीवी और पॉइंट बार बनाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लड प्लेन। तो फ्लड प्लेन क्या होता है, जैसे कि जो फ्लड आता है तो बहुत सारा इरोशनल मटेरियल, बहुत सारी मिट्टी आती है, उसको डिपॉजिट करके जो प्लेन बनता है उसको कहा जाता है फ्लड प्लेन। तो ये जो फ्लड प्लेन होता है ना, वो एक्चुअली रिवर के एडजेसेंट साइड में होता है। तो ये एडजेसेंट साइड क्या होता है, जैसे ये रिवर होती है आपकी, इनका जो एकदम किनारा साइड होता है ना, इसको कहा जाता है एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पर आपका फ्लड प्लेन बनता है, क्योंकि रिवर अपना इमीडिएटली क्या होती है, अपने किनारों में अपना मिट्टी डालती है। तो ये होता है आपका फ्लड प्लेन, जो रिवर के एडजेसेंट साइड में होता है, और ये रिवर के द्वारा लाए गए डिपॉजिट से फॉर्म होता है, और ये डिपॉजिट काफ़ी सॉफ्ट होता है और सिल्ट से भरपूर होता है। इसी रिवर के एक्टिव फ्लड प्लेन और इनएक्टिव फ्लड प्लेन भी होते हैं। तो जैसे आपकी रिवर बही, तो ये आपका एरिया जो होता है, जो आसपास का, वो एक्टिव फ्लड प्लेन होता है, क्योंकि इसमें हमेशा मिट्टी डलती रहती है। पर उससे जो दूर दूर का जो एरिया होता है, अगल बगल का, आपका एक्टिव फ्लड प्लेन के बाद जो एरिया होता है ना, वो इनएक्टिव फ्लड प्लेन होता है। इसमें कभी कभी जब बहुत जोर से बाढ़ आती है ना, तब उसमें मिट्टी डलती है, इसलिए इसको इनएक्टिव फ्लड प्लेन कहते हैं। अभी क्या है, फ्लड प्लेन में तो मिट्टी फ्लड के कारण भी डलती है, और रिवर के द्वारा लाए गए डिपॉजिट से भी डलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लड में आएगा मिट्टी तो वही वहाँ पे डिपॉजिट होगा। जनरली जो रिवर बहती है ना, तो वो भी अपने साथ जो मिट्टी लाती है उसको भी वहाँ पे डिपॉजिट करती है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि फ्लड प्लेन आपका रिवर के द्वारा लाए गए डिपॉजिट और फ्लड के द्वारा लाए गए डिपॉजिट से फॉर्म होता है। तो आप देख सकते हो ये आपका क्या है, ये आपकी रिवर है, ये आपकी रिवर बह रही है, और आपकी रिवर के अगल बगल क्या है, फ्लड प्लेन, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। ठीक है, ये फ्लड प्लेन होगा। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं लेवी। ये लेवी क्या होती है, जो ये आपका किनारा होता है ना, वो जो रिवर का किनारा होता है, उसमें एक रिज जैसे एक बड़ी सी लाइन उसके किनारे किनारे बन जाती है। इस साइड भी बन जाएगी और इस साइड भी बन जाएगी। इसमें क्या होगा, सैंड वैंड डिपॉजिट करके ये थोड़ा सा हाइट, सैंड, सॉइल, सिल्ट, ये सब डिपॉजिट करके इसका हाइट थोड़ा सा उठ जाएगा। ठीक है, इसी डिपॉजिट से उठे हुए हाइट को जो नदी के किनारे होती है उसको कहा जाता है लीवी, जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन है। ये भी अपना रिवर आपका डिपॉजिट करके अपनी मटेरियल को बनाती है। ये क्या होता है, एक बैंक के किनारे बनता है रिवर के, और एक लीनियर, एक लंबी सी नैरो, मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं, नैरो और अपलिफ्टेड, थोड़ी सी ऊंची उठी हुई रिज होती है, जो आपके बैंक के किनारे मिलती है। फ्लड प्लेन देख लिया, नेचुरल लीवी देख लिया। अब हम देखेंगे पॉइंट बार। पॉइंट बार क्या होता है, देखो आपकी रिवर क्या होती है, ऐसे तो बहती नहीं है, इस तरह से सीधा तो बहती नहीं है रिवर, वो कैसे बहती है, आपका जिगजैग बहती है। तो जब ये मेंडरिंग करती है ना, तो अपना जो कर्व होता है, जो ये टर्निंग का पॉइंट होता है, यहाँ पे कभी कभी कुछ डिपॉजिट करते हुए जाती है, अपने टर्निंग पॉइंट्स में हमेशा कुछ डिपॉजिट करते हुए जाती है। इसी को कहा जाता है, इस डिपॉजिट को कहा जाता है पॉइंट बार। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ रफ सा डायग्राम भी बना देना जब भी कोई लैंडफॉर्म को प्रेजेंट करो, ताकि आपका आंसर का वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, और ये आपकी ये ऑलमोस्ट एक ही जैसे प्रोफाइल और विड्थ के होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट बार क्या है, देखो यहाँ पे जब टर्निंग कर रही है तो एक डिपॉजिट कर रही है, यहाँ टर्निंग कर रही है तो डिपॉजिट कर रही है, और इसी को कहा जाता है पॉइंट बार। ऑलराइट, अब हम देखेंगे मियांडर। मियांडर क्या होता है, ये एक्चुअली कोई लैंडफॉर्म नहीं होता है, ये क्या होता है, ये जिगजैग जो रिवर बहती है ना, उसको कहा जाता है मियांडरिंग। ठीक है, इस जो सीधा तो बहती नहीं है, वो आपका कर्व ले लेके जिगजैग बहती है, उसको कहा जाता है मियांडरिंग। तो ये मियांडरिंग एक्चुअली कोई लैंडफॉर्म नहीं है, ये एक चैनल है जिसके थ्रू रिवर पैटर्न, एक पैटर्न है जिसके थ्रू रिवर आपकी बहती है।
मगर कभी कभी क्या होता है, ये मियांडरिंग करते हुए ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करती है। जैसे रिवर आपकी इस तरह से बह रही थी, फिर रिवर ने अपना डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर लिया, अब वो इस तरह से बहने लग गई। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया आपका कट हो जाता है और एक बो में, एक लेक में कन्वर्ट हो जाता है। और ये लेक किस शेप में बनता है? बो के शेप में। बो किसका होता है? ऑक्स का बो के शेप में, यानी ऑक्स यानी कि आपके जो बैल हैं उनके पाँव के शेप में बनता है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑक्सबो लेक। तो मियांडरिंग एक्चुअली एक पैटर्न है जिसके थ्रू रिवर बहती है, मगर ऐसे बहते हुए कभी कभी वो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करती है। अब हम दूसरे एजेंट को, हमने रनिंग वाटर का इरोशन द्वारा बनाया गया लैंडफॉर्म और डिपोजिशन जैसे से किया गया लैंडफॉर्म देख लिया। अब हम सेकेंड एजेंट को एनालाइज करेंगे, वो है आपका ग्राउंड वाटर। तो आपको पता है कि जमीन पे मट्टी है, मट्टी के नीचे आपके रॉक होते हैं। तो उस रॉक में जब रिवर का वाटर या रेन का वाटर या कोई भी वाटर जब अंदर जाता है ना, तो वो उनके रॉक के साथ अपना रिएक्शन करता है और लैंडफॉर्म का वहाँ पे फॉर्मेशन करता है। तो कुछ रॉक होते हैं जो आपके इरोड हो जाते हैं जल्दी से, वो सॉफ्ट रॉक होते हैं। कुछ रॉक में कैपेसिटी होती है कि वो डिसॉल्व हो जाए वाटर के साथ। कुछ रॉक अलाउ नहीं करते पास होना, कुछ हार्ड रॉक होते हैं। तो जो आपके अलाउ करते हैं, स्पेशली जैसे लाइमस्टोन, डॉलमाइट, ये सारे जो रॉक होते हैं ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट में रिच होते हैं, वो आपका जब पानी बरसता है, पानी अंदर जाता है, तो ये उसके साथ डिसॉल्व हो करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं। और बाद में जब वो उसमें से पानी निकल जाता है, वहाँ का पानी इवापोरेट होकर उड़ जाता है जब थोड़ा गर्मी आती है, तो वो डिपोजिशन जो सॉल्यूशन बना था ना, वो सॉल्यूशन फिर आपका डिपॉजिट होने लगता है, जगह जगह गिरने लगता है और तरह तरह के लैंडफॉर्म बनाता है। उसको कहा जाता है क्रास्ट टोपोग्राफी। तो हम देखेंगे कि क्या क्या ये जो ग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड जो वाटर जाता है, वो क्या क्या लैंडफॉर्म बनाता है। तो सबसे पहले तो वो पुल या प्लंज पुल बनाता है। प्लंज पुल हमने रिवर में भी डिस्कस किया था, ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो नीचे में एक गड्ढा क्रिएट हो जाता है, उसी गड्ढे को कहा जाता है प्लंज पुल। तो जब आप पहाड़ से जमीन पे गिरती है तो भी प्लंज पुल बनता है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर से में जब पानी जाती है तो ऊपर से नीचे की तरफ जब ग्राउंड के रॉक पे जाती है तो भी वो एक प्लंज पुल बनाती है। तो देखो इस तरह से अंदर ऊपर जैसे सोच लो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर से रॉक में आती हुई वो जब नीचे अपना डिपॉजिट करती है ना, तो एक आपका हॉलो, एक डिप्रेशन एरिया क्रिएट होता है, इसी को कहा जाता है प्लंज पुल। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड जो लैंडफॉर्म आपकी अंडरग्राउंड वाटर बनाती है थ्रू इरोशनल वर्क, तो वो होता है आपका सिंक होल। सिंक होल क्या होता है? सिंक होल आपको, जैसे आप जानते हो कि आपके रोड में कभी कभी क्या होता है, गड्ढे होते हैं। तो आपका वो रोड के ऊपर किस तरह से दिखता है? रोड के ऊपर ये गड्ढा ऐसा दिखता है, मगर अंदर ही अंदर वो गड्ढा आपका एक फनल शेप में होता है। ठीक है, ये इतना गहरा गड्ढा होता है कि ये 2 से 30 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है, बड़ा हो सकता है। जनरली ये आपका सॉइल वाइल से कवर होता है, तो लोगों को लगता नहीं कि इसमें ये इतना गहरा होगा, मगर कोई अगर उसमें गलती से पाँव रख दे तो वो बिल्कुल अंदर जा सकता है। जैसे कि एकदम सैंड आपका ढलान की तरफ सैंड आपका धंस जाता है बिल्कुल डेजर्ट में, उसी तरह से आप बिल्कुल धपाक से बिल्कुल आप नीचे की तरफ चले जाओगे। और इसको सॉल्यूशन सिंक भी कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये सिंक के नीचे केव होता है। केव क्या होता है? गुफा। कभी कभी आपके अंडरग्राउंड में गुफा भी बनती है छोटी सी। तो वो क्या होता है, वो आपका जैसे कि आपका ये आपका ये आपका क्या होता है, सिंक होल ऊपर से दिखता है, मगर अंदर से क्या होता है, वो एक फनल शेप में गहरा कोन होता है। वो कोन कभी कभी ना अंडरग्राउंड का केव के ऊपर बना हुआ होता है। तो क्या होता है कि कभी कभी ये जो केव होता है ना, ये एरिया आपका कोलैप्स हो जाता है, टूट जाता है। तो जब वो टूट जाएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा तो ये सिंक होल और भी गहरा हो जाएगा, है ना। तो इसको कहा जाता है सिंगी। इसमें से सिंक होल का ये क्या होता है, ये आपका पूरा वैली बना देता है, बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है तीनों मिलकर के। कभी कभी क्या होता है, कई सिंक होल एक दूसरे से मिल जाते हैं और भी बड़ा गहरा सा वैली बना देते हैं, मतलब होल बना देते हैं। तो ये क्या है, देखो ये आप सिंक होल कैसे देख सकते हो, ये आपके जो रोड है उसके ऊपर इस तरह से गड्ढा दिखता है, पर अंदर से वो गड्ढा कोनिकल शेप में होता है और बहुत गहरा होता है। अब हम देखेंगे इरोशनल लैंडफॉर्म जो अंडरग्राउंड वाटर और बनाता है। और क्या होता है, एक होता है लैपिस और एक होता है लाइमस्टोन पेवमेंट।
लैपिस क्या होता है, देखो जब आपका वाटर अंदर जाता है तो आपकी रॉक का इरोशन करता है और रॉक के बीचों बीच कैविटी गड्ढे बनने लगते हैं, तो उसको कहा जाता है लैपिस। फिर उसका और इरोशन कर देता है और वो लैपिस आपका लाइमस्टोन पेवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो ये आपको इस तरह से फिगर में देखो, पहले उसने थोड़ा सा इरोशन किया तो दो रॉक के बीच में कैविटी यानी गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, ये गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, तो इसको कहा जाता है लैपिस। ठीक है, आप इसको जैसे कि रफ डायग्राम बना रहे हो तो इस तरह से रॉक को बना सकते हो। ठीक है, और आप बीच बीच में कैविटी दिखा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद और इरोशन होता है तो वो बिल्कुल ऊपर का टॉप बिल्कुल हट जाता है और एक स्मूथ सा सरफेस तैयार हो जाता है, इसको कहा जाता है लाइमस्टोन पेवमेंट। तो ये इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो आपका लेपिस ही एट द एंड लाइमस्टोन पेवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम अलग दूसरा लैंडफॉर्म देखेंगे जो अंडरग्राउंड वाटर में बनता है, वो है केव यानी कि छोटी सी गुफा। अंदर वाटर अंडरग्राउंड वाटर में केव्स भी बनता है। तो देखो उसमें केव्स में आपका हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक दोनों रखे हैं। आपका बेड रॉक में हार्ड रॉक्स भी है सॉफ्ट रॉक भी है। तो क्या होता है कभी कभी बीच का जो रॉक होता है ना, जो सॉफ्ट रॉक जैसे आपका सेल सैंडस्टोन, ये सब आपका डॉलमाइट, ये सब क्या होता है, ये आपके पिघल जाते हैं। ठीक है, पिघल करके आपका होल बना देते हैं उस एरिया के बीचों बीच, और एक डेप्थ एक नीचे एक गड्ढा सा डेप्थ में नीचे गहराई में एक आपका हॉलो एरिया क्रिएट हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है आपका केव। तो ये आपका तब होता है जब आपका पेनिट्रेट करता है रॉक इनसाइड और कुछ रॉक उसमें से आपके डिसॉल्व हो जाते हैं जिससे केव का फॉर्मेशन होता है। तो ये जब ओपनिंग इसी केव की जब ओपनिंग दोनों साइड से हो जाती है ना, तो वो केव आपका टनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे कि आपका सोचो ये आपका केव है, अंदर ही अंडरग्राउंड में ये केव है, आपका पानी यहाँ से घुसा आया और ऊपर से और अंदर की तरफ घुसा और एक केव का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, आपका डिपॉजिट करते करते जो मतलब कि इरोशन करते करते यहाँ पर आपका केव फॉर्मेशन कर दिया उसने। ठीक है, तो जब कभी कभी क्या होता है घुसते घुसते वो इसको भी क्रॉस कर देता है और इस एरिया को इरोड कर देता है। फिर आपका केव कैसा बन जाएगा, आपका केव आपका जो पहले कभी ऐसा दिखता था उसका ये वाला पार्ट इरोड हो जाएगा और तब आपकी रिवर यहाँ से जो पानी है वो आपकी आर पार हो जाएगी उस केव से। तो ये अब क्या बन गया है, अब टनल बन जाता है। जब इसका ये वाला जो ओपनिंग होता है ना ये इरोड हो जाता है तो वो आपका टनल बन जाता है। जब तक वो ओपनिंग नहीं इरोड होता है और वो इस तरह से रहता है तब तक तो वो केव है, पर जहाँ ये वाला पार्ट आपका इरोड हो गया वो एक टनल का शेप ले लेता है। आप देख सकते हो ये क्या है, एक अंडरग्राउंड केव की तरह दिख रहा है क्योंकि वाटर इस साइड में गया और इस साइड के सॉइल रॉक को डिसॉल्व कर दिया और इसके बीचों बीच आपके अंडरग्राउंड में एक छोटा सा केव फॉर्मेशन हो गया। जब उसका एक एंड बंद है तो वो केव है और जब उसका एक एंड जो बंद था वो भी इरोड होके खत्म हो जाएगा तो वो टनल बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या क्या बनाता है। इरोशनल लैंडफॉर्म अंडरग्राउंड वाटर क्या क्या बनाता है हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या क्या बनाता है आपका अंडरग्राउंड वाटर। तो आपका कई डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाता है। किससे बनाता है, केमिकल्स जो होते हैं लाइमस्टोन और में या डॉलमाइट में वो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होते हैं, ये मिल करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं। बाद में क्या होता है इसमें से आपका पानी वानी उड़ जाता है, फिर ये सॉल्यूशन आपके डिपॉजिट होते हैं जगह जगह और डिपॉजिट हो करके वो तरह तरह के लैंडफॉर्म फॉर्मेशन करते हैं। तो देखते हैं वो क्या क्या डिपॉजिट करके लैंडफॉर्म करते हैं। एक होता है स्टेलासाइट्स। स्टेलासाइट क्या होता है, हैंगिंग आइसिकल, यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ झूलते हुए आइसिकल्स होते हैं। एक होता है स्टेलागामाइट्स, ये होता है राइजिंग अप, ये भी एक ये आपका उल्टा होता है, स्टेलासाइट का उल्टा स्टेलागामाइट होता है। स्टेलासाइट्स में ऊपर की तरफ से हैंगिंग करते हैं और स्टेलागामाइट्स में नीचे फ्लोर की तरफ से ऊपर उठते हैं। और वही दोनों जब जुड़ जाएंगे ना, स्टेलासाइट्स एंड स्टेलागामाइट्स मिल जाएंगे तो वो आपका बन जाएगा आपका पिलर। तो इसको आप डायग्राम में देख सकते हो। देखो अंडरग्राउंड वाटर में क्या हुआ था, पहले सॉल्यूशन के फॉर्म हुआ था कैल्शियम कार्बोनेट का वाटर के साथ, फिर वाटर उड़ जाता है और फिर उसका जो डिपॉजिट होने लगता है वो धीरे धीरे से हर जगह से, तो उससे बनता है आपका स्टेलासाइट्स। ये देखो हैंगिंग आइसिकल, स्टेलागामाइट यानी कि राइजिंग आइसिकल्स, और ये दोनों जब जुड़ गए तो ये बन गया आपका पिलर। ठीक है, तो ये है आपका अंडरग्राउंड के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म।
अब हम तीसरे इरोशनल एजेंट, हमने रनिंग वाटर एनालाइज कर लिया, ग्राउंड वाटर एनालाइज कर लिया, अब हम ग्लेशियर को एनालाइज करेंगे। ग्लेशियर क्या होता है? एक बड़ा आइस का टुकड़ा या आइस सीट जो आपका ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, उसी को कहते हैं ग्लेशियर। जो ये ग्लेशियर होता है ना, इसकी ये होता तो बहुत भारी है, और ये आपका जब ऊपर से नीचे की तरफ जब बहता है, हालांकि दिखता ज़्यादा नहीं है वो बहता हुआ, आपको वो दिन भर में कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर ही कवर करते हुए दिखेंगे, मगर ये अपने साथ बहुत सारे इरोशनल मटेरियल को अपने नीचे और अपने साथ में लेते हुए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत भारी होते हैं और हेवी डिप्रेशन करते हुए जाते हैं। तो रॉक, सॉइल, ये सब को लेकर के वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपना लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ये दो तरह के होते हैं आपके, जो ये ग्लेशियर है ना, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, जो कि एक वास्ट सीट ऑफ आइस, प्लेन एरिया में जब वही आइस का सीट है तो वो कहलाएगा कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। और वही ग्लेशियर जो दूसरा ग्लेशियर है टाइप, वो है वैली ग्लेशियर या माउंटेन ग्लेशियर। यही जो आइस का सीट आपका माउंटेनियस एरिया में होगा ना, तो वो कहलाएगा वैली ग्लेशियर या माउंटेन ग्लेशियर। तो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर आपका आइस सीट कॉन्टिनेंटल प्लेस में, और वैली ग्लेशियर का जो आइस का ये होता है वो आपका, ये ग्लेशियर आपका कहाँ होता है? ये ग्लेशियर आपका वैली या माउंटेनियस एरिया में होता है। तो ये जो मूवमेंट होते हैं काफ़ी स्लो होते हैं ग्लेशियर के, मगर ये हेवी इरोशन करते हैं और लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये देख सकते हो आपका ये कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है जो प्लेन एरिया में है, और ये आपका ग्लेशियर है माउंटेनियस एरिया में, तो इसको कहा जाएगा वैली ग्लेशियर। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या क्या इरोशन करते हुए, ग्लेशियर में इरोशन हो करके क्या लैंडफॉर्म बनता है। तो एक होता है आपका सर्क। सर्क क्या होता है? जो वैली होती है, जो स्लोप होता है, छोटे छोटे हिल्स होते हैं, जैसे कि ये हुआ, तो इसी हिल पर यहाँ जो स्लोप्स होते हैं ना, ये जो स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है, वहाँ पर ग्लेशियर फिसलते हुए एक सर्क बना देगा, एक कप शेप का इरोशनल वर्क कर देगा, और उसी कप शेप का जो इरोशनल वर्क उसने किया उसको कहा जाता है सर्क। ठीक है, उसके जो सर्क है ना, इस सर्क में ही जब पानी आ जाएगा उसमें, तो वो आपका टर्न बन जाएगा। ठीक है, और ये लेक हो जाता है फिर ग्लेशियर के ऊपर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो डायग्राम में, ये देखो आपका ये सर्क बन रहा है, आपका पिघल पिघल के आपका ग्लेशियर नीचे की तरफ फिसलते फिसलते आपका सर्क बनाता है। तो ये कप शेप में होता है, इसलिए इसको कहा जाता है सर्क। अब इसी सर्क में जब पानी भर जाएगा तो ये आपका बन जाएगा टर्न। ठीक है, और देखो ये जब इसी तरह से कई सर्क बनेंगे ना, जैसे कि एक वैली है, उसके कई साइड में, इधर भी सर्क बन गया, इस साइड भी सर्क बन गया उस वैली के, तो हर जगह जब वो सर्क बन जाता है ना, तो उसका जो ये टिप होता है ना, इसका ऊपर का पार्ट जो होता है वो थोड़ा उठ जाता है, उसको कहा जाता है हॉर्न। ठीक है, उसको कहा जाता है हॉर्न। और ये जो बनता है वैली का, ये जो साइड साइड में जो एक रिज जैसा मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है दो सर्क के, इस यहाँ पे मान लो सर्कों के बीच में जो रिजेस बन जाते हैं, उसको आप कहते हो सेडिकेटेड रिजेस। ठीक है, तो हॉर्न एंड सेडिकेटेड रिजेस ही आपका नेक्स्ट आपका इरोशनल लैंडफॉर्म जो ग्लेशियर बनाता है। हॉर्न जैसे मैंने कहा कि आपका जो वैली है या हिल है, उसके हर जगह पे जब सर्क बनने लगेगा ना, तो उसका जो हेड है, उसका जो टॉप है, वो पॉइंटेड बन जाएगा और उठ जाएगा पीक की तरह, उसी को कहते हैं हॉर्न। और सेडिकेटेड रिज क्या होता है? एक नैरो जिगजैग वॉल होता है आपका दो सर्क के बीचों बीच। तो आपको जैसे इसको ऐसे आप दिखा सकते हो, जैसे कि आपने ये आपका वैली है, ठीक है, ये आपका वैली, हर तरफ से आपका जो वैली बना है, ये देखो यहाँ पे सर्क बनेगा, यहाँ पे भी सर्क बनेगा, पीछे भी 3-4 सर्क बन जाएंगे, तो इसको कहा जाता है। और इससे क्या होगा, फिर ये सर्क हो करके क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा पॉइंटेड बन जाएगा ऊपर का पार्ट आपका, इसी को कहोगे आप कहोगे इसको क्या, आप कहोगे इसको हॉर्न, क्योंकि देखो ये हर जगह जब बनता है ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे पॉइंटेड हो जाता है आपका वैली। ठीक है, तो यहाँ पे भी सर्क बन गया, यहाँ पे भी सर्क बन गया आपका, और ये आपका जो पॉइंटेड हो गया, ये क्या गया हॉर्न। और ये जो दो सर्क के बीच में ये जो रिज जैसा बन जाता है ना, डिपॉजिट होकर के, इसको कहा जाता है सेडिकेटेड रिजेस। ठीक है, ये जो लंबी सी नैरो जिगजैग लाइन हो जाती है, उसको कहा जाता है सेडिकेटेड रिजेस। ठीक है,
अब हम देखेंगे दूसरा इरोशनल लैंडफॉर्म जो ग्लेशियर बनाता है वो है ग्लेशियर वैली या टफ। ये यू शेप्ड का वैली होता है, वी शेप्ड का वैली आपने ऑलरेडी देख लिया था। अब ये जो ग्लेशियर बनाता है वो वैली, वो आपका यू शेप वैली बनाता है जो काफ़ी स्टिप और हाई होता है। और इसके अगल बगल में आपको हैंगिंग वैली दिखेंगे, यानी ये यू शेप वैली का जो वॉल होता है ना, वहाँ से आपको छोटे छोटे नीचे हैंग करते हुए आते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए वैलीज भी दिखेंगे आपको। ठीक है, ये आपका जो ग्लेशियर वैली है, ये आपका अगर यही वैली आपका सी के पास थोड़ा हाइट में होगा ना तो उसको कहा जाएगा फ्लॉड। ठीक है, तो आप देख सकते हो यू शेप वैली, ये देखो ये वैली आपका किस शेप में है, यूज के शेप में है। और नीचे आपकी कुछ कुछ हैंगिंग वैलीज आपको बनते हुए दिख रही हैं। तो ये आपके होते हैं यू शेप वैली, जो कि जो वैली होता है जो पहाड़ों की चट्टानों के बीचों से निकलता हुआ वैली होता है और यू शेप में होता है, और उसके अगल बगल आपको हैंगिंग वैली बनते हुए दिख रही हैं। तो ये फ्यूचर में हैंगिंग वैली में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपका होता है ग्लेशियर वैली। अब हम देखेंगे कि डिपोजिशन करके ग्लेशियर क्या क्या लैंडफॉर्म बनाती है। तो देखो ग्लेशियर भी अपने साथ डिपोजिशनल मटेरियल लाती है, क्योंकि बहुत हेवी होती है और हेवी डिप्रेशन हेवी इरोशन करते हुए आगे बढ़ती है। तो उसके लाए गए जो डिब्रीज होते हैं ना, उसको कहा जाता है ग्लेशियर टेल। उसके बाद क्या होता है, ग्लेशियर आपकी मेल्ट होने लगती है और उसके स्ट्रीम की धाराएं आपकी ग्लेशियर में से निकलने लगती है, और फिर वो कई जगह जाके डिपॉजिट करने लगती है उनको, उसको उस डिपॉजिट को कहा जाता है ग्लेशियर फ्लूवियल या आउटवॉश डिपॉजिट। तो इन डिपॉजिट करके वो कई तरह के लैंडफॉर्म करती है। और ये जो इसके जो ग्लेशियर रॉक के पास जो रॉक्स मिलते हैं ना ग्लेशियर के पास, वो रॉक आपके काफ़ी छोटे राउंड शेप में और स्मूथ रॉक होते हैं, क्योंकि ये इनमें लगातार कंटिन्यूस फोर्स बढ़ता है मूविंग वाटर्स एंड ग्लेशियर का। इसके कारण वो राउंड और स्मूथ शेप में आपको यहाँ के रॉक्स दिखेंगे। तो देखते हैं कि पहला आपका डिपोजिशन करते हुए ग्लेशियर ने इरोशन करके क्या क्या लैंडफॉर्म बनाया, हमने देख लिया। अब देखते हैं कि डिपोजिशन करके ग्लेशियर क्या क्या लैंडफॉर्म बनाती है। एक होता है मोरेन। मोरेन क्या होता है, लॉन्ग रिज। कोई भी अगर लॉन्ग रिज बनता है ना, उसको कहा जाता है मोरेन। एक लंबी सी आपकी धारा आपकी नैरो होता है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता, और थोड़ा सा डिपोजिशन की वजह से, डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स की वजह से थोड़ा सा हाइट में उठ जाता है, उसी को कहा जाता है मोरेन। तो ये मोरेन बनाती है, जो कि 3 तरह की होती है। आपकी होती है लैटरल मोरेन, मीडियल मोरेन एंड टर्मिनल मोरेन। लैटरल मोरेन वही मोरेन जो जब ग्लेशियर जाती है अपने साइड में बनाएगी जो मोरेन, उसको कहा जाएगा लैटरल। मिडिल एरिया में जो मोरेन बनाएगी उसको कहा जाएगा मीडियल मोरेन, और आपने फ्रंट में जो मोरेन बनाएगी उसको कहा जाएगा टर्मिनल मोरेन। इसके अलावा अपने ग्राउंड में इधर उधर छोटे मोटे मोरेन बनाती रहती है, उसको कहा जाता है ग्राउंड मोरेन। ठीक है, तो ये आपको कैसे दिखा दूं, मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ फिगर में। आपका क्या है, देखो ये जो साइड में बना है वो लैटरल मोरेन, फ्रंट में बना है टर्मिनल मोरेन, मिडिल में जो बना है वो है आपका मीडियल मोरेन, और फिर आपके ग्राउंड में इधर उधर छोटे छोटे जो मोरेन बनते जाएंगे वो आपका कहलाएगा ग्राउंड मोरेन। ठीक है, तो मोरेन बनाती है एक तो डिपॉजिट करके, दूसरा आपका बनाती है ईस्कर। अब ईस्कर क्या है, ईस्कर ये है, देखो जब आपकी ग्लेशियर चलती है तो फिर हो जाता है कभी कभी क्या, गर्मी आ जाती है तो वो मेल्ट होकर के एक स्ट्रीम बन जाती है, और जब वो स्ट्रीम बनती है तो अपने अगल बगल में ना एक रिज बना लेती है। जो अपना अगल बगल में क्या होता है, जैसे रिवर आपकी बनाती थी वैसे ही वो अपने अगल बगल में एक रिज जैसा बना लेती है। और ये भी थोड़ा सा रिज क्या होता है, मैंने आपको बार बार बोला है कि क्या होता है रिज, थोड़ा सा अपना इरोशनल सेडिमेंट्स के कारण एक लंबी सी जिगजैग सी लाइन बन जाती है, वो आपका रिज कहलाता है। तो इस तरह की रिज वो बनाती है जिसको ईस्कर कहा जाता है, जो कि आपका ग्लेशियर पिघलते हुए बनाती है। एक होता है आउटवॉश प्लेन बनाती है, तो वो जो सेडिमेंट निकलता है उसके ग्लेशियर के से बाद में एट द एंड, वो उसको कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर देती है और प्लेन का फॉर्मेशन करती है, उसको कहा जाता है आउटवॉश प्लेन, जो कि ग्लेशियर के द्वारा गए इरोशनल मटेरियल के डिपॉजिट से बनता है। तो ये आप फिगर में देख सकते हो, ये है आपका ईस्कर। देखो आपकी ग्लेशियर पिघल रही है तो अपने साइड में क्या हो रही है, एक छोटी सी लंबी सी रिज बनाती जा रही है अपने अगल बगल, इसको कहा जाता है आपका ईस्कर। ठीक है, और आपका आउटवॉश प्लेन क्या होता है, जब ग्लेशियर पिघल जाती है तो यहाँ पे अपने जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है उससे उन सेडिमेंट से आपका ये आउटवॉश प्लेन तैयार हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाती है आपकी ग्लेशियर, वो है ड्रमलिन। तो ड्रमलिन क्या होता है, ये भी आपका एक तरह का रिज ही होता है, सेडिमेंट के डिपॉजिट से बनता है, पर ये आपका ओवल शेप में होता है, और इसका लेंथ आपका 1 किलोमीटर से में हो सकता है, और 30 के आसपास इसका हाइट भी हो सकता है।
ठीक है। और ये जो ड्रमलिन होता है ना, ये अपने शेप से, अपने इस तरह का ड्रमलिन होता है ओवल शेप में, तो ये अपने शेप के डायरेक्शन से एक्चुअली वो डायरेक्शन बताती है कि किस तरफ से आपका ग्लेशियर फ्लो हो रहा था, ठीक है। और इस ड्रमलिन का एक स्टॉस होता है और एक टेल होता है। मैं आपको फिगर में दिखा देती हूँ। देखो ये ड्रमलिन है, ड्रमलिन में क्या है, ये आपका स्टॉस एरिया है, ये आपका प्लेन एरिया है। तो ये आपका क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है कि किस तरफ से आपकी ग्लेशियर आ रही थी, ठीक है। तो इसी को जब वो ओवल शेप में अपने डिपॉजिट करती है ना, अपने लाइव वेस्ट सेडिमेंट को डिपॉजिट करती है, तो वो आपका ओवल शेप में जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको कहा जाता है ड्रमलिन, ठीक है। अब हम आपके अगले इरोशनल एजेंट जो कि फोर्थ इरोशनल एजेंट है, वेव एंड करंट की तरफ बढ़ेंगे। वेव एंड करंट आपको पता है कि ओशंस के पास ही आते हैं, कोस्टल एरिया में आते हैं, जो आपके वेरियस वेव्स और ओशन करंट होते हैं। ये भी आपका कई तरह के लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड एंड सी, लैंड और सी दोनों मिल रहे हैं। एक तो वेव एंड ओशन करंट की वजह से करते हैं ये, और दूसरा आपका ओशन और लैंड के बीच में जो मिलना होता है ना, उसकी वजह से करते हैं। तीसरा आपका जो इमर्जिंग एंड सबमर्जिंग कोस्ट होता है, आपका एक साइड सबमर्जिंग कोस्ट होता है, आपका इंडिया का इस साइड में, वेस्टर्न साइड में सबमर्जिंग और इस साइड में इमर्जिंग कोस्ट होता है। इसकी वजह से भी करते हैं। जो वेस्टर्न कोस्ट होता है ना, वो हाई रॉकी कोस्ट होता है, जो सबमर्ज कोस्ट होता है वही रॉकी कोस्ट होता है, और ये इंडिया के सदर्न साइड में होता है। और जो नीचे का जो ईस्टर्न साइड का जो कोस्ट होता है, जो इमर्जेंट कोस्ट होता है, वो आपका वहाँ पे आपको सेडिमेंट्री कोस्ट कहा जाता है। वो स्मूथ और जेंटल स्लोप होती है, वहाँ पे स्मूथ जेंटल स्लोप मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक से बनाया हुआ कोस्ट ये कहलाता है। तो ये आपके दो तरह के कोस्ट हैं। पहले उसको हम लोग कोस्ट को एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या क्या फॉर्म करती हैं वेव एंड आपके करंट्स क्या क्या लैंड फॉर्म करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाई रॉकी कोस्ट। तो हाई रॉकी कोस्ट किधर होता है, इंडिया के ईस्ट साइड। इसको सबमर्ज कोस्ट भी कहा जाता है और इसको हाई रॉकी कोस्ट भी कहा जाता है। यहाँ का सी का लेवल ऊपर और लैंड थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, और काफ़ी इरोशन करते हैं। वहाँ पे जो क्लिप्स होते हैं, जो चट्टाने वट्टाने होते हैं, उनसे टकरा करके वो आपकी तरह तरह के लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन करती है। तो उनसे टकराएगी, उनके टुकड़े को तोड़ेगी, फिर उसमें कुछ लैंड फॉर्म करेगी, फिर इरोशनल मटेरियल को ले जाके कहीं डिपॉजिट करके वो कुछ लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन करेगी। तो ये इरोशनल मटेरियल से भी लैंड फॉर्म करेगी, जैसे कि बार बनाएगी, बैरियर बार बनाएगी, और आपका सैंड स्पिट्स बनाएगी। तो ये बार, बैरियर बार, सैंड स्पिट्स क्या होता है ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आगे चल के भी। तो आपको बस इतना ही समझ लो कि बार होता है आपका इस तरह का जो डिपॉजिट होता है। यही डिपॉजिट अगर समुद्र के बीच में जब इस तरह से डिपॉजिट होता है ना, तो ये डिपॉजिट जब पानी के अंदर होगा तो बार होगा, जब ऊपर आ जाएगा तो बैरियर बार बन जाएगा। और इसी बार और बैरियर बार से अगर एक कोना दोनों साइड से निकल जाएगा, उसको कहा जाता है सैंड स्पिट। और वही सैंड स्पिट आपका जब बैरियर बार से निकल करके बे से मिल जाएगा। बे क्या होता है, जैसे ये समुद्र होती है, यहाँ लैंड होता है, यहाँ सी होता है, तो इस एरिया को बे कहा जाता है। ये जो किनारा होता है ना, उसको कहा जाता है बे, ठीक है। तो ये जब आपका सैंड स्पिट आपका बैरियर बार से निकल करके बे से जोड़ देगा ना, तब लगून का फॉर्मेशन करेगा। तो आई विल शो यू विद द डायग्राम, देन यू विल अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। तो इस तरह से लगून बनता है। फिर आपका कोस्टल एरिया में स्वैम, मार्सेस, ये सब के भी फॉर्मेशन होते हैं। अब हम देखेंगे कि लो सेडिमेंट्री कोस्ट में क्या 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 होता है। लो सेडिमेंट्री कोस्ट आपका इस साइड का कोस्ट होता है इंडिया का, ठीक है। तो आपका इस साइड के कोस्ट में भी वो आपका बहुत सारा लैंड फॉर्म बनाती है, वहाँ पर भी आपका लगून्स बनाएगी। जैसे मैंने आपको बताया लगून्स कैसा होता है, अभी मैं आपको और अच्छे से फिगर में दिखा दूंगी। और टाइडल क्रीक बनाती है। क्रीक क्या होता है, जब हाई टाइड्स होते हैं ना, हेवी टाइड्स, हाई टाइड्स, वाटर जो लैंड एरिया में जब आने लगता है, तो वो वाटर जो लैंड एरिया में आता है उसी को कहा जाता है क्रीक। तो क्रीक भी बनाती है, फिर मार्सेस एंड स्वैम्स बनाती है, लगून्स बनाती है, कोस्टल प्लेन बनाती है, बार, बैरियर्स एंड सैंड स्पिट्स बनाती है। ये सब आपको मैं अभी आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये किस तरह के लैंड फॉर्म होते हैं। तो वेस्टर्न कोस्टल एरिया ही आपका जो आपका ये वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, यही आपका रॉकी कोस्ट है, और ये आपका सबमर्ज कोस्ट है। दूसरी तरफ जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो सेडिमेंट्री कोस्ट है, और ये आपका इमर्जेंट कोस्ट कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह के दोनों ही कोस्ट में इरोशन करके और डिपोजिशन करके आपकी जो ओशन के करंट्स एंड वेव हैं, डिफरेंट तरह के लैंड फॉर्म बनाते हैं। पहले हम देखेंगे इरोशन से वो क्या क्या लैंड फॉर्म बनाते हैं। एक बनाते हैं क्लिफ, टेरेस
और आपका केव और स्टैक बनाते हैं। तो क्लिप क्या होता है, जो स्टिप कोस्ट में जो रॉक्स वॉक्स का जो सरफेस होता है ना, उसी को क्लिप कहते हैं। उसी में जब वही सरफेस आपका उसमें कुछ जेंटल प्लेटफॉर्म जैसा बन जाएगा ना, तो उसको आप टेरेस कहोगे। और फिर केव क्या होता है, लगातार उन क्लिप में वेव करंट्स टकराती रहती हैं, ओशन करंट टकराती रहती हैं, तो उस क्लिप में होल हो जाता है। वो होल आपका केव की तरह दिखने लगता है, एक गुफा की तरह दिखने लगता है। उसी गुफा का जब ऊपर का रूप टूट जाएगा और उसमें और इरोशन होंगे तो वो स्टैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो आप फिगर से समझोगे, ये पूरा क्या है, ये आपका क्लिप है, ये सब एक दूसरे से उठे हुए क्लिप है। इसी में जब आपका यूनिफॉर्म पैटर्न बन जाता है ना, जेंटल प्लेटफॉर्म बन जाता है, तो ये कहलाता है आपका टेरेस। ठीक है, अब ये आपका क्लिप एंड टेरेस हो गया। अब आप देखो कि इसी क्लिप के ऊपर जब ओशन करंट टकरा टकरा कर होल करने लगती है तो ये केव का रूप ले लेता है। ये आपका बन गया केव। फिर ये केव का और इरोशन होगा और उसकी जो पीछे का जो वॉल था ना, वो इरोड होके खत्म हो जाएगा। उसके बाद और इरोशन होगा और वो एक सिर्फ खंबे के ऊपर खंबा जैसा बन जाएगा। इसी को स्टैक कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका इरोड होके खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपका फिर स्टैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। वही स्टैक जब और छोटा हो जाता है तो वो स्टम्प कहलाता है। ठीक है, तो ये देखो ये स्टम्प बन गया, ये छोटा होके और एक स्टम्प बन गया। तो ये इरोशन करके वेव एंड ओशन करंट डिफरेंट लैंड फॉर्म कर रही हैं। अब हम देखेंगे डिपोजिशन करके आपकी वेव एंड ओशन करंट क्या लैंड फॉर्म करती है। जैसे वो बीचेस बनाती है एंड ड्यून्स बनाती है। बीचेस क्या होता है, जो आपकी जो ओशन करंट्स हैं और रिवर है, वो बहुत सारे सैंड्स को लाती हैं और उसको डिपॉजिट कर देती हैं, तो उसको बीचेस कहते हैं। उसी बीचेस में अगर पत्थर भी हो गए ना, तो वो सिंगल बीचेस कहलाती हैं। ड्यून्स क्या होता है, इसी सैंड को विंड ने एक के ऊपर एक पाइल करके कुछ सैंड का स्ट्रक्चर बनाएंगी छोटा सा, उसी को ड्यून्स कहते हैं। यहाँ फिगर में देख सकते हो आपका ओशन और रिवर के द्वारा गए सैंड डिपॉजिट से बनता है बीचेस, और इस साइड आपका ड्यून्स जब उस सैंड को एक के ऊपर एक पाइल कर देती है तो वो ड्यून्स का फॉर्मेशन ले लेता है। अब हम देखेंगे बार, बैरियर बार और स्पिट्स क्या होता है। तो बार मैंने बताया कि रिज ऑफ सैंड होता है, सैंड का रिज होता है अपलिफ्टेड। जब आप कुछ डिपॉजिट को अपलिफ्ट कर देते हो, डिपॉजिट करते जाते हो और वो अपलिफ्टेड पार्ट बन जाता है, उसको बार कहते हैं। तो ये जब समुद्र के अंदर रहता है, पानी के अंदर, तो उसको बार कहेंगे। जब वो ऊपर आ जाएगा तो वो आपका बन जाएगा बैरियर बार। ठीक है, अब इसी बैरियर बार में से अगर कुछ एक्सटेंशन निकल जाए, दोनों साइड से कुछ एक्सटेंशन निकल जाए और वो बे को टच कर देना, तो वो आपका लगून बन जाएगा। देखो ये तो आपका बे है, इस साइड आपका लैंड है, इस साइड आपका सी है, तो ये आपका ये आपका बे हुआ पार्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि ये बैरियर बार है। यही अंदर होता तो बार होता, और ऊपर आ जाता है तो बैरियर बार होता है। स्पिट्स क्या होता है, जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है और डिपॉजिट कर करके जब इस साइड से और इस साइड से भी उसको जोड़ दिया जाता है, तो वो आपका स्पिट्स कहलाता है, सैंड स्पिट्स। और वो जब जुड़ जाते हैं ना, जब इधर से भी जुड़ जाता है और इधर से भी जुड़ जाता है, तो एक बीच में एक एरिया क्रिएट हो जाता है जिसमें वाटर हो, एक तरह से लेक बन जाता है। इसी लेक को कहा जाता है लगून। ठीक है, तो इस तरह की ये हर तरह की फीचर्स, ये बार, बैरियर बार, स्पिट्स और लगून के फॉर्मेशन आपकी ओशन करंट्स करती हैं आपके समुद्र के किनारे। तो लगून मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो क्या होता है। जब आपका स्पिट्स बैरियर बार को दोनों साइड से जोड़ देती है तो वो लगून बन जाता है। बे क्या होता है, बे आपका जो कर्व होता है, जो इस तरह से यहाँ पे आपका लैंड है, यहाँ पे आपका सी है, तो ये जो कर्व है ना, इसी को कहा जाता है बे। ठीक है, ये आपका बे होता है। तो इस तरह के डिपोजिशनल लैंड फॉर्म आपके फॉर्म होते हैं आपके समुद्र में। तो ये जो बे होता है ना, ये बे आपका जो थोड़ा सा उठ जाता है, बार बार उसमें आपका डिपॉजिट होता रहता है, तो बे आपका थोड़ा उठ जाता है, तो वो एक तरह से आपका बैरियर की तरह, एक प्रोटेक्शन, एक डिफेंस की तरह काम करता है। और सुनामी को जो आती है समुद्र में, या स्टॉर्म आता है समुद्र में, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करके, उसको थोड़ा सा उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करके आपका हेल्प करता है, एनर्जी ऑब्जर्व करके उसका डिस्ट्रक्शन कुछ लेवल तक कम करता है। अब हम फिफ्थ इरोशनल एजेंट विंड के द्वारा किए गए लैंडफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। विंड और सन दोनों बहुत ही पावरफुल एजेंट होते हैं आपके डेजर्ट एरिया में। तो डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि हॉट एयर नीचे से उठती है और ऊपर कोल्ड एयर से जाके टकराती है, और दोनों टकरा करके एक टर्बुलेंस, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, और इससे वो बहुत सारे लैंड फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें पहले क्या होता है, जब टकराते हैं
तो पहले डिप्लेशन करते हैं, यानी कि मटेरियल को रिमूव करना, इरोशन करते हैं, फिर उनको उस इरोशन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं और फिर उस ट्रांसपोर्ट मटेरियल को जा करके डिपॉजिट करके कुछ लैंड फॉर्मेशन करते हैं। तो डेजर्ट में आपको पता है रेन ज़्यादा होती नहीं है, होती है तो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और बहुत हेवी होती है, वेजिटेशन ज़्यादा होता नहीं है, तो वहाँ पे केमिकल और मैकेनिकल वेदरिंग तो होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग वहाँ पे बहुत कम होती है। तो ये जो विंड और वाटर हैं ये आपका ट्रांसपोर्ट करते हैं ये सारे इरोशनल मटेरियल को, और जब ट्रांसपोर्ट करते हैं ना तो स्मूथ मटेरियल से जो लैंडफॉर्म होता है वो दूर में होता है, और जो कोरस मटेरियल से लैंडफॉर्म वो जल्दी करते हैं, क्योंकि कोरस मटेरियल को ज़्यादा दूर तक ले जा नहीं पाते, उसको जल्दी डिपॉजिट करके उसका लैंडफॉर्म कर देते हैं। स्मूथ मटेरियल का लैंडफॉर्म थोड़ा दूर में करते हैं। तो चैनल जो होती है, नदियाँ होती है, वो काफ़ी ब्रीफ पीरियड के लिए, थोड़े पीरियड के लिए ही आपके डेजर्ट में बहती हैं और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। ज़्यादातर ये नदियाँ सूख जाती हैं समर सीजन आते हुए। ठीक है, अब देखते हैं कि इरोशन कर करके क्या लैंड फॉर्म करती हैं विंड। एक तो आपका पेडिमेंट बनाती है और एक आपका पेडिप्लेन बनाती है। तो जो ये आपके छोटे छोटे पहाड़ होते हैं ना हिमालय या दूसरे माउंटेन्स के पास, उसको इरोड कर करके वो एक रॉक के रूप में कन्वर्ट कर देती है। बेड जो बेड होता है जो माउंटेन्स का, वो एक वहाँ पे आप देखो कि छोटे छोटे रॉक्स हैं जो आपका ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बेड रॉक से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हुआ है, ये पहले कभी हिल हुआ करते थे, उसी का इरोशन कर करके ये बेड रॉक्स में कन्वर्ट हो गया है। तो इसी को पेडिमेंट्स कहते हैं। ये पेडिमेंट्स का और इरोशन होगा ना तो वो और स्मूथ बन जाएगा और एक प्लेन की तरह दिखने लगेगा, उसको कहा जाएगा पेडिप्लेन्स। तो ये देखते हो, ये आपका जो छोटे छोटे रॉक्स हैं जो आपके एक्चुअली बेड रॉक से जुड़े हुए रॉक, ऐसा नहीं कोई वो रॉक का टुकड़ा है, वो आपका बेड से जुड़ा हुआ, मतलब नीचे के रॉक से जुड़ा हुआ रॉक है। तो इसको कहा जाता है, ये एक्चुअली कभी पहाड़ हुआ करते थे, इरोशन हो करके ये रॉक का रूप ले लिया और उसको कहा जाता है पेडिमेंट्स। और यही पेडिमेंट जब और इरोड हो जाता है तो ये पेडिप्लेन बन जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके इरोशनल वर्क में इतना ताकत होती है कि वो माउंटेन को प्लेटू और प्लेटू को प्लेन में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, अब देखते हैं प्लायास क्या होता है। तो डेजर्ट में क्या होता है, कभी कभी ना एक छोटा सा लेक आपको देखेगा, हॉलो एरिया क्रिएट हो जाता है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाती है, वो आपका बन जाता है प्लायास। और इस प्लायास का जो पानी होता है वो बहुत ही नमकीन होता है, सॉल्टी होता है। बाद में इसका पानी अगर उड़ जाता है और सिर्फ सॉल्ट उसमें रह जाते हैं ना तो उसको कहा जाता है अल्कलाई फ्लैट। डिप्रेशन हॉलो या केव भी फॉर्म करता है, मतलब बार बार जब हवा टकराती है चट्टानों से या पत्थरों से तो उसके बीचों बीच एक डिप्रेशन या हॉलो क्रिएट कर देती है, होल क्रिएट कर देती है, और वो आपका केव की तरह दिखने लगता है। और जब वो टाइम पास होता है ये केव आपका और भी समय के साथ साथ और बिगर और डीपर और वाइडर होते जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्लायास है। देखो आपके बीचों बीच क्या हुआ, हवा के कारण डिप्रेशन क्रिएट हुआ, फिर इसमें पानी इकट्ठा हो गई रेन की वजह से या किसी और वजह से, और ये पानी बहुत ही सॉल्टी होती है, इसी को कहा जाता है प्लायास। अब ये हॉलो क्या होता है, देखो हॉलो केव बार बार टकरा करके यहाँ पे बार बार विंड टकरा करके इरोशन करती रही तो बीच में होल क्रिएट हो गया, इसी होल को कहा जाता है केव। ठीक है, अब हम देखेंगे मशरूम रॉक भी बनाती है इरोशन करके आपकी विंड। मशरूम रॉक क्या होता है, एक्चुअली इस तरह का चट्टान होता है, इसका जो ऊपर का पार्ट होता है वो हार्ड रॉक से बना रहता है, ये पार्ट हार्ड रॉक से बना रहता है, नीचे का जो पार्ट होता है ना ये सॉफ्ट रॉक से बना हुआ रहता है। तो जब इरोशन होती है ना तो सॉफ्ट रॉक वाला एरिया इरोड हो जाता है और हार्ड रॉक वाला एरिया उतने जल्दी इरोड नहीं होता, तो वो एक मशरूम या पेडेस्टल का शेप ले लेता है, इसी को कहा जाता है पेडेस्टल या मशरूम रॉक। तो देखो इस तरह से होता है, नीचे का एरिया क्योंकि सॉफ्ट रॉक से बना था जल्दी इरोड हो गया, पतला हो गया, ऊपर का एरिया हार्ड रॉक से बना था तो वो जल्दी इरोड नहीं हुआ और वो मोटा ही रह गया और ये मशरूम या पेडेस्टल की तरह दिखने लगा, इसलिए इसको कहते हैं पेडेस्टल या मशरूम रॉक। डिपोजिशन करके भी बहुत सारे लैंडफॉर्म विंड आपकी बनाती है, जो इतना सारा इरोशन करती है तो बहुत सारे मटेरियल उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं, बाद में उसको डिपॉजिट करती है और लैंडफॉर्म बनाती है। जो सबसे फेमस आपका डिपोजिशन करके लैंडफॉर्म बनाती है विंड वो है ड्यून्स। ड्यून्स क्या होता है, जब आप अपने सैंड को एक के ऊपर एक पाइल करके जब लैंड फॉर्म करते हो ना उसको ड्यून्स कहते हैं। तो ये कई तरह के ड्यून्स बनते हैं, आपको मैं ड्यून्स के पिक्चर्स दिखा दूंगी, पर पहले देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं ड्यून्स के। एक होता है बारचन। बारचन जो आपका ये जो सैंड का जो डिपोजिशन है चांद के शेप में दिखेगा तो ड्यून्स कहलाएगा। ये बारचन का जब उल्टा शेप में दिखेगा, उल्टा चांद दिखेगा तो वो कहलाएगा पैराबोलिक ड्यून्स। और जब वही चांद जैसे कि आपका ये जो चांद का शेप बनता है इसके दो साइड्स होते हैं, है ना, इसमें से अगर एक साइड मिसिंग होगा ना तो वो उसको कहा जाएगा सेल्फ। ठीक है, और आपका
ये देखो यहाँ पे आपका बन जाता है, ये बार चांद है, सीधा चांद, वही चांद उल्टा हो गया तो पैराबोलिक। इसका एक पूंछ देखो यहाँ पे है और एक पूंछ मिसिंग है, तो इसलिए ये बन गया सेल्फ। और ये जब आपका हॉरिजॉन्टली डिपॉजिट होगा तो वो कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, और ये जब वर्टिकली राइट एंगल्स में परपेंडिकुलरली डिपॉजिट होगा तो वो कहलाएगा आपका ट्रांसवर्स ड्यून्स। तो इस तरह के 5 ड्यून्स होते हैं। तो हमने देख लिया कि बारचन क्या होता है, पैराबोलिक उसका उल्टा होता है, बारचन का उल्टा पैराबोलिक। और आपका उस चांद के शेप में अगर एक पॉइंट मिसिंग है तो वो कहलाएगा सेल्फ, और अगर वो आपका हॉरिजॉन्टली डिपॉजिटेड है तो वो कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, और आपका अगर वो राइट एंगल परपेंडिकुलर है आपके विंड के डायरेक्शन को तो वो कहलाएगा ट्रांसवर्स ड्यून्स। तो इस तरह के कई लैंडफॉर्म आपकी विंड भी डिपोजिशन करके बनाती है। इसके कुछ थोड़े से हाइट होते हैं, और ये जो ड्यून्स है ना कोई परमानेंट फीचर्स नहीं है, फिर विंड बहेगी और उसको तोड़ के किसी और शेप दे सकती है। तो ये टेम्पररी फीचर्स है। ड्यून्स ही नहीं, इस धरती में प्रेजेंट हर फीचर, चाहे वो इतना बड़ा माउंटेन हो, प्लेटू हो, प्लेन हो, हर फीचर टेम्पररी है। कभी भी इरोशनल एजेंट अपना काम करके या कुछ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो करके उसमें चेंजेस लाया जा सकता है। कोई भी जो फीचर आज आप देखते हो लैंड में वो परमानेंट फीचर नहीं है। इरोशनल वर्क, डिपोजिशनल वर्क हमेशा चल रहा है, और नए नए लैंडफॉर्म हो रहे हैं और फ्यूचर में भी होते रहेंगे। तो इतना ही है आपके इस चैप्टर में। आई होप यू अंडरस्टैंड। So if you like my explanation, please like, share and subscribe MP Social View. Thank you student. Thanks for watching and happy learning.